चलो इनफ हो गया, इधर ध्यान दो। A lead bullet penetrates into a solid object and melts. Assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, comma, calculate the initial speed of the bullet. Calculate the initial speed of the bullet. Full stop. The initial temperature of bullet is 27 degrees Celsius and its melting point is 327 degrees Celsius. Full stop. Latent heat of fusion of lead equals to 2.5 into 10 raised to power 4 joule per kilogram, and specific heat of lead equals to 125 joule per kilogram per Kelvin. ठीक है, अमजद ब्लू मार्कर। देखो यहां क्या दिया हुआ है, एक लीड बुलेट है और ये पेनिट्रेट करके जा रहा है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, और जैसे जैसे वो आगे जा रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट में, है ना, फ्रिक्शन के कारण उस पर क्या हो रहा है, वर्क, और हम क्या देख रहे हैं, उसकी स्पीड कम होते जा रही है। वो क्या कह रहा है कि अज्यूम ये करो कि 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज टू यूज टू हीट इट, जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है उसका 50% आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसको हीट करने में इस्तेमाल हो जा रहा है, मतलब जो आपका बाकी जो बॉडी है वो हीट होने में इस्तेमाल हो जा रहा है। कैलकुलेट करो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, और उसने कहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज 27 डिग्री सेल्सियस। शुरू में टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, और फिर बाद में कहूँगा ठीक है, आपने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बुलेट क्या है, 327 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लीड कितना है, 2.5 इंटू 10 raised to power 4 जूल पर किलोग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लीड का कितना है, 125 जूल पर किलोग्राम। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ सॉल्यूशन कि 50% ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 50% ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही है। देखो क्या हो रहा है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ये जो बुलेट आ रही है इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब ऐसा है कि देखो मैं कहूँगा कि जैसी वो बुलेट जो है अंदर धस जाती है लीड ब्लॉक के और इसे चीरते हुए आगे जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होते जाएगी। तो मैं बोलूँगा उसकी काइनेटिक एनर्जी नो डाउट कम हो रही है। वो जा कहाँ रही है, वो जा कहाँ रही है, तो उसने बोला कि जो कम हुई ना काइनेटिक एनर्जी, उसका आधा हिस्सा लीड बुलेट को गर्म करने में इस्तेमाल हुआ, आधा हिस्सा लीड बुलेट को गर्म करने में इस्तेमाल हुआ। जैसे एक मैंने चाइनीज़ मूवी देखा था, चाइनीज़ की कोरियन पता नहीं सब एक जैसे दिखते हैं, तो अब ऐसा है कि चाइनीज़ या कोई तो भी कोरियन मूवी थी, उसमें एक कमाल का शॉट बताया गया और बहुत जल्द अपने साउथ इंडियन मूवी में भी देखने को मिलेगा। उसने बुलेट जो बनाया बर्फ़ की बनाया, बोले ताकि पता ही ना चले, बोले कि कातिल को कि कौन सी गन में से चली। क्या होता है जब भी कोई बुलेट फायर होती है तो उसके ऊपर कुछ मार्क्स लग जाते हैं, और वो जो मार्क्स रहते हैं वो हर गन का एक यूनिक पैटर्न होता है, तो वो बैलिस्टिक टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये बुलेट कौन से गन में से चली हुई है। तो वो जो असैसिन रहता है
वो पकड़ में नहीं आना करके वो क्या करता, होशियार, क्या होशियार बेवकूफ़, है ना, वो लीड बुलेट की जगह वो इस्तेमाल करता एक बर्फ़ की बनी हुई बुलेट। अब भाई वो गोली मारता, वो अंदर जाती और वो हीट होता डेवलप, जिसकी वजह से वो पानी बन के वो पिघल जाती है ना। और जब उसका क्या कहेंगे क्या होता है, पोस्टमार्टम होता तो बुलेट मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो तो पानी बन के पिघल गई बॉडी के अंदर, है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ खेल यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर उसने क्या करा, लीड की बुलेट को फायर किया, वो लीड की बुलेट आई, है ना, अंदर धसी वो बॉडी के। तो जैसे जैसे वो अंदर घुसते जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। अब वो एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो जा रहा कहाँ है, अलग अलग फॉर्म में गया होगा कहीं ना कहीं। उसमें से 50% कहाँ हुआ, वो हीट के फॉर्म में गया। ये क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है ना, दैट 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट, यूज्ड एज हीट होना चाहिए, यहाँ यूज्ड टू हीट है ना, वो बराबर। तो 50% उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चीज़ आया उसे गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हीट होने से हो क्या रहा है, हीट होने से पहले तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, बुलेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, पिघलेगा। पहले तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा और फिर बाद में क्या करेगा, वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रोसेस होने वाले हैं। पहले तो वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बाद में क्या करेगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब ये जो 50% ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसका दो तरह से यूज हो रहा है। एक हो रहा है आपका, यहाँ लिख देता मैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बुलेट, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बुलेट। और दूसरा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट, बुलेट को मेल्ट करने में इस्तेमाल हुआ। अच्छा ठीक है, तो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 है ना, हाफ ऑफ mv²। फाइनल वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, बुलेट रुक जाएंगी जब फाइनल वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, हाफ ऑफ mv²। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, ms डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बुलेट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बुलेट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्ट हो रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सब जगह से m कॉमन निकलता, कैंसिल होता। फिर मैं क्या लिख सकता, 1/4 मल्टीप्लाई बाय v² s डेल्टा टी प्लस LF। अच्छा ठीक है, हमें क्या पता लगाने का है, मेन क्या पता लगाना है, वेलोसिटी पता लगाने के लिए। तो v²/4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है आपका, 125। अच्छा ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका, पहले कितना था, अरे कहाँ है भाई, 27, बाद में क्या है 327। चेंज इन टेम्परेचर कितने का हुआ फिर, 300 का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितने का है, 2.5 × 10⁴। तो 2.5 × 10⁴। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करो, v² = 4 मल्टीप्लाई बाय 125। 125 का डबल कितना होता है, 250। 250 का डबल कितना होता है, 500। 500 को मल्टीप्लाई करो 300 से, तो वो हो जाएगा 15 × 10⁴, है ना। और ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 4 मल्टीप्लाई 2.5 क्या होता है, बराबर 10 × 10⁴, है ना। अब उसके बाद 15 × 10⁴ प्लस 10 × 10⁴, ये कितना हो जाएगा फिर, देखो v² = 25 × 10⁴, है ना। अब ले लो उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻², यानी क्या हो गया ये 500, अबे 5 कहाँ गया, जीरो तो लगा दिया, 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ बुलेट रहेगी। लेट मी चेक द आंसर, यस दैट इज करेक्ट, 500 मीटर पर सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन। A lead ball at 30 degrees Celsius is dropped from a height of 6.2 kilometers. The ball is heated due to
air resistance, the ball is heated due to air resistance and it completely melts, and it completely melts just before reaching the ground, just before reaching the ground. Calculate the latent heat of fusion of lead. Calculate the latent heat of fusion of lead. Full stop. Specific heat capacity of lead equals to 126 joule per kilogram per degree Celsius, and the melting point of lead equals to 330 degrees Celsius. Assume that mechanical energy lost is only used to heat the ball. चलिए, सेम प्रोसीजर. इस बार आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दिया. जैसे जैसे वो नीचे जाएगा क्या कम होता जाएगा? जैसे जैसे वो नीचे जाएगा क्या कम होता जाएगा? अरे बोलो भाई, बिंदास बोलो. गलत तो गलत. वेरी गुड. डायरेक्ट हिट अच्छा रहा आपका. पोटेंशियल एनर्जी. आप अगर कम से कम ये बोलते कि हाइट कम होगी तो मैं ये बोलता हाइट पर कौन सी एनर्जी डिपेंड करती? तो पोटेंशियल एनर्जी है ना. तो भैया आपका पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि नहीं? अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो एनर्जी गया कहाँ, है ना? कहाँ चला गया वो एनर्जी? जैसे इसने बोला है आखिरी के स्टेटमेंट में कि ये मान के चलो जो भी मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हीट में, है ना. हीट को हीट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. समझ में आ रहा ना ये? अच्छा ठीक है. बोले भाई मान लिया कि यहाँ जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हीट करने में इस्तेमाल हुआ. तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये हो गया इधर का. तो ये जो 50% ऑफ डेल्टा किया था मैंने, ये क्या आएगा? सिर्फ डेल्टा यू. पूरी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो काय के लिए यूज हुआ? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉल और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बॉल, है ना. और पूरा यही तरीके से आपको वापस जाना है. अब इसके नीचे का करो, आप ट्राई करो. गलत तो गलत, टेंशन नहीं. ट्राई करो, देखते क्या आंसर आता सही. मॉड्यूल में से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. अब मॉड्यूल के जैसे मैंने वर्ड बोला, कुछ लोग बोले सर हमने आपको रिमाइंड करा दिया शाम में, आपने आंसर लाए क्या? अब मैं क्या बोलूँ, मैं फिर भूल गया. डोंट वरी, मिल जाएंगे. घर जाते से मिल जाएंगे इंशाल्लाह. घर जाने से पहले खाना वाना सब साइड में. भले ही मेरा फेवरेट बनाओ, पहले ये काम करूँगा. मैं भूखा रह जाऊँगा 1-8 घंटा. 1-8 घंटा. चलो तुम अपना ये इस पे जोर डालो, ज़रा दिमाग इधर लगाओ. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ कहाँ हुआ? अब सिंपल क्या है, देख भाई ये फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते? mgh, है ना. फिर से क्या हुआ? m कैंसिल हो गया. इधर भी m है, कैंसिल हो गया.
तो फिर क्या बचा, यहाँ बचेगा सिर्फ जी एच, एस डेल्टा टी प्लस एल एफ। अपने को क्या निकालने का है, सिर्फ एल एफ निकालना है। तो एल एफ को छोड़ो, बाकी एस डेल्टा टी को उधर ट्रांसफर कर दो, है ना। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर एल एफ जी एच माइनस एस डेल्टा टी। जी को तो 10 बोलते हैं अपन, हाइट कितना है बेटा 6.2 किलोमीटर्स, यानी कि 6.2 इंटू 10⁻³ अब एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड इज 126 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर पहले कहाँ था, वही था पुराना है ना, रेंज 30 to 330, तो ये आ जाएगा 300, है ना। 30 से 330 पे जाना है ना, मेल्टिंग पॉइंट का है 330 पर है, जब यहाँ पर पहुँचेगा तब होगा 300। क्रॉस ऑफ देखो क्या आता आंसर, टू 2.42 हाँ नहीं 10 आएगा ना, 2.42 इंटू 10⁻³ नहीं 24 बराबर है 24.2 है वो। तो आंसर शुड बी 24.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। 24.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, दिस शुड बी द आंसर। आया समझ में। अब इसमें थोड़ा चेंजेस कैसे आ सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उससे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है, उससे पिघला नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, डेल्टा यू को आप सिर्फ ये वाले पार्ट से इक्वेट करेंगे, एम जी एच इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना। या फिर हो सकता है कि जो टेम्परेचर बढ़ा है उसे सिर्फ मेल्ट हुआ है, तो ये वाले पार्ट को आप इससे इक्वेट करेंगे, है ना। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि जो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है पिछले क्वेश्चन की तरह उसका 50% यूज़ हुआ हीट करने के अंदर, तो आप बोलेंगे 1/2 एम जी एच इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये सारा सब कुछ। तो एक एक पूरा क्वेश्चन में ध्यान देना। पहला क्या, एनर्जी का कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ, पहला क्या फोकस करेंगे, एनर्जी का कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ। पूरा हो गया कि यहाँ 100% यूज़ हो गया था, पिछले वाले में 50% यानी हाफ यूज़ हुआ था, है ना। अच्छा वो जो हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस हुआ उससे हीट हुआ ऑफकोर्स, तो वो हीट में क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा या सिर्फ स्टेट चेंज हुआ या फिर दोनों हुआ। तो ये बातों पे फोकस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समझ में आई बात, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। Steam at 100 degrees Celsius is allowed to pass into a vessel containing 10 gram of ice and 100 gram of water at 0 degrees Celsius, comma, until all the ice is melted and the temperature is raised to 50 degrees Celsius, full stop, neglecting water equivalent of the vessel, मतलब वही वेसल के हीटिंग को आपको इग्नोर करना है, एंड द लॉस ड्यू टू रेडिएशन, calculate how much steam
इज कंडेंस्ड, पता लगाओ कितनी हीट वहाँ पर कंडेंस हुई। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे आप मिक्स कर रहे हैं एक वेसल में जिसमें 10 ग्राम ऑफ आइस है और 100 ग्राम ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोल रहा है कि अंटिल ऑल द आइस इज मेल्टेड, जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक के नहीं पहुंच जाता, तो आप ये पता लगाओ कि इस प्रोसेस में कितनी स्टीम कंडेंस होगी। मतलब हीट स्टीम क्या करने वाला है, हीट लॉस करने वाला है, लूज़ करने वाला है। और जो स्टीम हीट लूज़ करेगा उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, ऑलरेडी पानी भी है ना उसमें 100 ग्राम का, उसका सिर्फ क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। मगर जहाँ पानी जो बर्फ़ है वो पहले पिघलेगा फिर बाद में अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, समझ आ रहा ना। तो पहले बर्फ़ जो है 10 ग्राम का जो बर्फ़ है पहले वो पिघलेगा, बाद में वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और पानी तो सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। और उसने ये भी बोल दिया कि टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ने वाला है, 50 डिग्री सेल्सियस। पानी का भी और बर्फ़ का भी इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, वो लिखा हुआ है शायद से, वाटर एट 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसने बोला है कि देखो वेसल में जो हीट जाती है उसको इग्नोर करो, बाहर अगर कोई हीट जाएगी तो उसको भी इग्नोर करो। आप ऐसा मान के चलो जो भी हीट का लॉस हो रहा है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है बर्फ़ को पिघलाने में और पानी का और उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। चलो ट्राई करो एक बार, आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज़ करो। हीट लॉस्ड बाय स्टीम इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस एंड वाटर। चलो फटाफट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ करो, खुद पे भरोसा रखो। गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो गलत। गलती करते करते ही इंसान सीखता है। क्या देख रहा है बता, मुझे बताता मैं वैल्यू। हीट लॉस्ड बाय स्टीम, कंडेंस हो रहा ना वो, तो MLB मास ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और मास तो निकालना है स्टीम का, और स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ, वही वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कैलोरीज में 540 कैलोरीज में निकाल, कुछ हाँ CGS में ना, बराबर कैलोरीज में निकालो। चलो पहला स्ट्रक्चर आपको बनाकर देता हूँ। हीट लॉस्ट बाय स्टीम in condensation is equals to heat gained by water plus heat gained by ice. Loss of heat in condensation is equals to heat gained by water plus heat gained by ice. कंडेंस कर रहा ना, कंडेंस करके हीट लूज़ कर रहा है ना स्टीम, मतलब भाप जब पानी में तब्दील हो रहा है तब वो हीट जनरेट कर रहा है, और वो हीट का इस्तेमाल बर्फ़ और पानी दोनों कर रहे हैं अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और अपने आप को पिघलाने के लिए। बर्फ़ पिघला रहा है अपने आप को। mass of steam, latent heat of vaporization of steam is equals to heat gained by water, क्या आएगा, mass of water, specific heat capacity of water, change in temperature of water, plus heat gained by ice, mass of ice, latent heat of fusion, plus mass of ice, water, specific heat capacity of water, change in temperature of ice water। पानी ने सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाया, मगर बर्फ़ पहले पिघला, वो पानी बन गया और फिर उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, है ना। तो इसीलिए ये जो हीट गेन्ड बाय वाटर, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा मैंने, MS डेल्टा टी, क्योंकि उसने क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। और जब भी हीट इस्तेमाल होती है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो इसलिए फॉर्मूला है MS डेल्टा टी, है ना। मगर बर्फ़ ने क्या किया, पहले पिघला तो मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बाद में टेम्परेचर बढ़ाया, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल हुए वहाँ पे। समझ में आ रहा ना।
अब चलो वैल्यू डालो, आपने को एमएस निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है आपको। नहीं ना सर कहाँ दिया हुआ है, अरे याद है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू, वेपराइजेशन की वैल्यू यूज़ करो। मास ऑफ स्टीम ये 540 होता, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 कैलोरी, चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 50, प्लस मास ऑफ आइस 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज, मास ऑफ आइस वाटर मतलब वही आइस जो वाटर बन गया 10 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, और ये अगेन 50, मास ऑफ स्टीम 540, 5000 प्लस 800 प्लस 500, सही है ना। मास ऑफ स्टीम 540, ऐड करो इनको, कितना आ रहा 6600, ये तो मोबाइल का नाम हुआ करता था। 6300, हाँ ठीक है। मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 540, देखो कितना आएगा, ये तो 13, कितना रहा 2.12 ग्राम कैसे आ गया इसका आंसर। स्टीम ये समझा, ये क्यों ऐड हुआ। फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भाप पानी में कन्वर्ट हुआ उसने भी अपना टेम्परेचर गिराया होगा, क्योंकि मिक्सचर का पूरा मिक्सचर ना, मिक्सचर में क्या क्या है, बर्फ़ भी है, पानी भी है, स्टीम भी है, और तीनों का टेम्परेचर मिला के आखिर में क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टीम से पहले तो अपने आप को कंडेंस करेगा, उसमें हीट रिलीज होगी, फिर वो अपना टेम्परेचर गिराएगा, है ना, कंडेंस होकर क्या बन गया पानी, फिर वो टेम्परेचर 100 से गिराते जाएगा 50 तक, है ना। अब उस प्रोसेस में जो हीट रिलीज कर रहा है उससे क्या हो रहा है, सादा जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाकी सब एज इट इज़ है ना। पानी का टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ़ पिघला और उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि इस मिक्सचर में वाटर भी है, आइस भी है, स्टीम भी है, सबका कॉमन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आया, सबका, वाटर भी, आइस भी और स्टीम भी, तीनों का कॉमन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आया। मतलब पहले स्टीम ने क्या किया, खुद को कंडेंस किया, पहले क्या किया, खुद को कंडेंस किया, बाद में उसने अपना टेम्परेचर गिराया, स्टीम ने क्या करा, टेम्परेचर गिराया, और वो टेम्परेचर गिरने की वजह से, कंडेंस होने की वजह से और टेम्परेचर गिरने की वजह से जो हीट इवॉल्व हुई उसको पहले एब्जॉर्ब किया किसने, वाटर ने और आइस ने। तो वाटर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, आइस ने अपना स्टेट चेंज किया और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ाया। आई बात समझ। अब उसको करना पड़ेगा फिर से। मास ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ था अपने को, और निकालना है अपने को मास ऑफ स्टीम। मैं कॉमन में निकाल लेता हूँ, चलो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन 540, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम वाटर, वो पानी बन चुका है तो 1 रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम वाटर 100 से 50 पर गए तो 50 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर 100 ग्राम,
ये 1, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना रहेगा, वो भी 50 है। मास ऑफ आइस 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज, मास ऑफ आइस वाटर 10 ग्राम 1 कैलोरी, और ये 50, और ये कितना हो जाएगा 540 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 610, नहीं 590 सॉरी 590। और फिर ये राइट साइड की वैल्यू जैसी जैसी 5000 प्लस 800, ये कितना आ रहा था 6300। एक बार वैल्यू चेक करना है, पहले लिखने से पहले पूरी वैल्यूज चेक करना, पहले वैल्यूज चेक कर लो, फिर बाद में आपने पूरा आगे का लिखना। पहले वैल्यूज चेक करो। 1350.635 कैसे आ रहा है? मास ऑफ स्टीम कितना है आपने निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 सही है, ये निकालना है, ये कॉमन में ले लिया। स्टीम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम पहले 100 होगा, फिर बाद में वो 50 तक जाएगा, तो 100 माइनस 50 आएगा। तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज हुई वो गेन किया आइस ने और वाटर ने। तो आइस ने सबसे पहले अपने आप को पिघलाया, सॉरी वाटर को लेते पहले, वाटर ने मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर 50, मास ऑफ आइस 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अच्छा प्लस से प्लस, तो हाँ प्लस 80 कैलोरीज, फिर मास ऑफ आइस वाटर 10 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 50। इनको ऐड करने पे क्या आया 6300, ये 590, 6300 अपन 590, देखो क्या रहा वैल्यू इसका 10.67, 2.1 ग्राम क्यों आ रहा है फिर? चलो अपना ही सही है, 10.67 ग्राम कर डालो, 10.67 ग्राम। पेन बता। चलो लास्ट क्वेश्चन। बातें नहीं, a substance is in solid form at 0 degrees Celsius. The amount of heat added to this substance and its temperature are plotted in the following figure.
नीचे का हो गया था लिखना। हो गया। If the relative specific heat capacity of the solid substance is 0.5, comma, find from the graph बाकी क्वेश्चन का लिखता हूँ। Number 1, the mass of the system, the mass of the substance. Number 2, specific latent heat of the melting process. Third, specific heat of substance in the liquid state. Specific heat of the substance in the liquid state. चलो देखो ये 3 चीज़ें निकालेंगे कैसे। हुआ। सबसे पहला द मास ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकालेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ को देखूँ मैं समझूंगा इस बात को कि जब भी मैं किसी मैटर को 1000 कैलोरीज की हीट दे रहा हूँ तो उसका टेम्परेचर 0 से 80 पे जा रहा है ना। तो मैं जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसे ऐसे सॉल्व करूँगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा Q क्या है, ये कौन सा मैटर है, कुछ बोला क्या उसने, जैसे सब कोई तो XYZ मैटर है। डेल्टा Q इसका है 1000 कैलोरीज, मास ऑफ दैट सब्सटेंस हमको निकालना है। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर चाहिए आपने को, उसकी वैल्यू अभी है नहीं अपने पास। डेल्टा T कितने का है, 0 से लेकर 80, तो यानी 80 माइनस 0 80 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मैटर क्या होगा। मेरे को उस मैटर का रिलेटिव स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है,
तो किसी भी चीज़ का अगर आपको रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देता है, इसका मतलब ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मैटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर इज इक्वल्स टू रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब देखो रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 0.5, है ना। इफ द रिलेटिव स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.5, तो मैं बोलूँगा यार ये तुमको 0.5 दिया हुआ है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 कैलोरीज, 0.5 कैलोरीज। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस कितना है, सॉरी ये वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा, देयरफॉर 1000 मास ऑफ दैट सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना निकल के आया, 0.5, और ये कितना आया, 80 कैलोरीज। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ, रिलेटिव का फॉर्मूला है मैटर का स्पेसिफिक हीट अपॉन वाटर का। तो मैटर का स्पेसिफिक हीट क्या आएगा, रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय वाटर, क्योंकि हमें मैटर का यानी उस पर्टिकुलर मैटर का चाहिए होता है स्पेसिफिक। तो रिलेटिव 0.5 दिया होता है, वाटर का 1 कैलोरी होता है, मल्टीप्लाई किया तो 0.5 कैलोरी। तो अब इस एस जगह मैंने डाल दिया 0.5। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 80 का मतलब क्या हो गया, 40। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू फिर क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 40, 0 गया 25 ग्राम्स, 25 ग्राम। मैं बोलूँगा मास ऑफ दैट मैटर इज 25 ग्राम। आया समझ में? दूसरा सवाल, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब लेटेंट हीट निकालना है। ये ए से लेकर बी तक जो जा रहा है ना आपका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितनी हीट का रिक्वायरमेंट हुआ, 1000। अरे यहाँ कितनी थी, 1000, यहाँ कितनी है, 2000। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। अच्छा, इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, सी टेम्परेचर बढ़ रहा क्या, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब हो क्या रहा वहाँ पर, मेल्टिंग हो रहा होगा, एक ही है ना वहाँ पर, मेल्टिंग हो रहा होगा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा देखो भाई सेकंड सिचुएशन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कुछ दिया हुआ है कि यही वाले मास को बोला हुआ है, ये बोला वहाँ पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम। डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है, तो बोले 1000 कैलोरीज, है ना, 1000 कैलोरीज है ना, हाँ बराबर। और फिर मैं बोलूँगा ये मास कितना है, 25 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 40। तो ये हो जाएगा 40 कैलोरीज। फिर आया तीसरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, है ना, BC में। तो बोले वो कैसे निकालेंगे हम, तो वो तो यार देखो ऐसा है, डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, ऐसा निकलता है। डेल्टा क्यू कितना है, तो बोले 2000 से 2600। यहाँ पर कितनी हीट आई, 600 की। इस प्रोसेस में कितनी हीट देना पड़ेगा आपको, 600 कैलोरी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, डेल्टा क्यू कितना है, 600, मास कितना है आपका, 25 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका, 40। देखो कितना आ रहा है, 0.6 है ना, तो वो हो जाएगा 0.6 आपका कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आया समझे, लिख लो। सौ बार हो गए, ठीक है। बाकी का कल DPPs लेंगे हम लोग, और प्लस आपका इंशाल्लाह मैं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 2-3 वो देख लूँगा जिसमें अपना डाउट है, और अपना आगे का जो टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र वो भी स्टार्ट करेंगे। नहीं तुम्हारा वो है ना, साढ़े 10:30 से, कल 10:30 से, कल 10:30 से। और जो नहीं आए दोस्त अहबाब है उनको बता दो, 10:30 से रहेगी क्लास। तोबा तोबा तोबा, आज का तो पूरा लेक्चर धुंधला हो गया।